नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो भी आपके लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से ये न्यूज आपकी कलेक्ट की जाती है, उसके बाद आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी, चाहे वो एग्जाम आपका यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो इसको कंसिस्टेंट और पूरा देखा करिए आप लोग। और आगे चलने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको इन नंबर्स पे कॉल करके मिल सकती है और आप उन्हें ज्वाइन करके उनके महत्तम लाभ को अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपका स्पेसिफिक टेलीग्राम का चैनल है, वो चैनल के नाम पर वो भी है @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो अपडेट्स, नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो वहां आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए आज की हम फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और पहले आर्टिकल को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन को लेके है। आपको पता है कि जो पूरे देश में जैसे जो डिमांड और सप्लाई है आपकी मनी की, उसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है हमारी आरबीआई है, गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है वो ऐसा काम करती है, वही नीतियां बनाती है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स से लेके जितना एडवांस पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक ही चीज़ है वहां पर, डिमांड एंड सप्लाई। बस उसको अप्लाई करते आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो होता क्या है दरअसल। तो भाई मान लीजिए मार्केट में जो है लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर पैसे ज्यादा हैं, अब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो बिडिंग होने लग जाती है। आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए प्याज है, अब प्याज अगर 10 है और खरीदने वाले लोग 100 हैं, ठीक है, तो अगर वो 2 रुपए किलो मिल रही है और मतलब अब क्या है, जो सप्लाई है वो कम है ना, डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वो चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। अब वो बहुत ज्यादा कॉस्टली कैसे हो जाएगी, लोग बिडिंग करेंगे, एक बोलेगा मैं चलो मैं 4 रुपए दे रहा हूं, दूसरा बोलेगा मैं 6 दे रहा हूं, तीसरा बोलेगा 10 बोलेगा, है ना। इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, मतलब जो उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या कि सप्लाई जो है वो कम है और जो आपके खरीदार है वो ज्यादा है। इसके अलावा अगर मतलब प्याज जो है आपकी, जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि वहां पर 100 है, ठीक है ना, मतलब 100 है आपकी और खरीदने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, मतलब खरीदने वाले लोग कम है और प्याज ज्यादा है, तो रेट क्या होगा, औने पौने दाम पे उसको बेचना पड़ेगा, जो भी आपका मतलब वेंडर है या जो भी व्यापारी है जो बेच रहा है। उसी तरीके से जब लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको सक करने के लिए, वहां से लेने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए कि जो सिक्योरिटीज को जो खरीदती और बेचती है ना वो मार्केट में, उसी को बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो खरीदती और बेचती है मार्केट में, उसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करती है। तो जैसे मान लीजिए कि पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब क्या करेगी, वो अपनी सिक्योरिटीज को क्या करेगी, उनको बेचेगी और उससे जो पैसा आएगा उसको वो ले लेगी मार्केट से बाहर, उसने क्या कर लिया, सक कर लिया, तो वहां पर बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट में कम है पैसा, तो वो अपनी सिक्योरिटीज को क्या करेगी, वापस से खरीद लेगी और पैसे वहां पर दे देगी, है ना, तो लिक्विडिटी वहां पे बढ़ जाएगी। उसको ऐसे ही समझिएगा आप, है ना, मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट बताया। तो अब इस ये न्यूज में क्यों है ना, क्योंकि अभी आपको पता है कि आरबीआई ने एक ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत कुछ नए प्रावधान किए हैं। ठीक है, जो आपके मतलब अभी पता है आपको कि कोविड वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लिक्विडिटी में। ठीक है, फिर बॉन्ड यील्ड्स जो है ना, उसको और जो आपका ये स्ट्रेस है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ जो है अभी घोषणाएं की गई हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो आपका ऑपरेशन ट्विस्ट है उसके अंतर्गत जो है 20,000 करोड़ रुपए की जो ग्रॉस आपका जो अमाउंट है, ये इसके जो है 2 आपके वित्तीय अंश जो है ट्रांचेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा मतलब क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत सेलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, अब अगर सेल कर रही है सिक्योरिटीज को, वो है ना, सिक्योरिटीज को सेल कर रही है और मतलब उससे जो पैसा आ रहा है वो अपने पास रख रही है, मतलब जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए वो बैलेंस कर रही है। एंड बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब शॉर्ट टर्म को क्या कर रही है, वो सेल कर रही है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो
उसको वो बाय कर रही है। अब समझिएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें जो मतलब घोषणा की गई है, इसमें दो आपके वित्तीय अंश रखे जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। 20,000 करोड़ रुपए की जो मतलब ग्रॉस वैल्यू की उन्होंने बात की है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि सितंबर में 1 लाख जो करोड़ रुपए की जो है मतलब वो आवधिक रेपो परिचालन के लिए वहां पर क्या देंगे, पैसे देंगे। मतलब ऐसी बात की जा रही है ना। रेपो वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। रेपो के ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला कि जो टोटल जो है राशि वगैरह जो वो देंगे फंड, वो 1 लाख करोड़ रुपए सितंबर में देंगे। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका हेल्ड टू मैच्योरिटी एक कैटेगरी होती है, उसके लिए उन्होंने ज्यादा जगह बनाई। मैच्योरिटी से आप समझिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अंतर्गत जो है आपका 1 सितंबर 2020 से जो भी आपकी मतलब 2020 से 1 सितंबर से जो भी आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उसको रखने के लिए वो उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब ये जो ऑपरेशन आपका ट्विस्ट है उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो आपकी मतलब आरबीआई है वो ओएमओ के माध्यम से एक साथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को क्या करेगी, मतलब उनकी खरीद फरोख्त जो है वो किया जाता है कि करेगी उसके अंतर्गत। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म जो आपकी सिक्योरिटीज हैं उनको जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में क्या कर दिया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप, वही लिखा हुआ है यहां पर, अंडर दिस मैकेनिज्म द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मतलब ट्रांजिशन मतलब संक्रमण काल इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, सीधी बात है। इसके बाद आप देखेंगे कि आरबीआई ने अनाउंस किया है, वही जो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपका मतलब प्रेशर आ रहा है यहाँ पर, जो भी आपका दबाव आ रहा है ना लिक्विडिटी में, तो उसके अंतर्गत उसको ही बैलेंस करने के लिए जो बॉन्ड यील्ड है एंड आपका एसयूएज जो लिक्विडिटी प्रेशर है दैट कुड अराइज ड्यू टू एडवांस टैक्स आउटफ्लोज। ठीक है ना। उन्होंने एक ये रीजन बताया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो दो ट्रांचेस इस ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत है, जिसमें एग्रीगेट करना है 20,000 करोड़ को, टर्म रेपो ऑपरेशंस को एग्रीगेट करना है 1 लाख करोड़ को सितंबर से, जो मैंने आपको बताया। नॉर्मल से फैक्ट्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यहां पर ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो क्रिएटेड मोर रूम अंडर द सो कॉल्ड आपका हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी जिसको बोला जा रहा है, विच बैंक्स कैन यूटिलाइज फ्रॉम सितंबर 1 2020 टू पार्क देयर फ्रेश जो आपकी गवर्नमेंट एक्विजिशंस है, जो भी उनके मतलब सरकारी प्रतिभूतियों जो उनके पास है, तो ये अब उनके अंतर्गत उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर यूज कर सकते हैं, जिसको हेल्ड टू मैच्योरिटी बोला जा रहा है ना सितंबर से। तो अब ये जो है आरबीआई इसको मैनेज कैसे करेगा, इसका प्रबंधन जो है आरबीआई जो है ऑपरेशन ट्विस्ट का कैसे करेगा, तो इसके अंतर्गत जो है आपका दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वही चीजें ओएमओ की बात कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड बोल्स्टर जो है आपका लिखा हो शॉर्ट टर्म रेट्स। देखिए इसमें क्या है कि जो आपकी दीर्घकालिक ब्याज दरें हैं, देखिए उसको क्या है कम लाने के लिए, ताकि जो मतलब जो भी लोग व्यापारी वगैरह हैं उनके लाभ को ज्यादा किया जा सके। ठीक है ना। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो अल्पकालिक दरें हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म की, उनको कम करने के लिए एक साथ जो है वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना जो इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना। और इसमें दीर्घकालिक ब्याज दरों को क्या करना है, उनको, और जो अल्पकालिक दर है उनको भी, दोनों को जो है आपके कम करने के लिए। अब जब ब्याज दर कम होगी तभी तो जो इन्वेस्टर्स हैं आपको उनको प्रॉफिट दिखेगा, तो फिर वो करेंगे ना, ऐसी इकोनॉमी की हालत में भी वो क्या करेंगे आपकी, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं तो अभी क्या हो रहा है पूरे मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि क्रैश आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा मतलब वहां पर डाउनफॉल देखा जा रहा है। तो उसका कारण यही है कि अगर सारी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो इन्वेस्टर फिर सेफ जो आपका इन्वेस्टमेंट है वहां जाते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह है ना। अभी गोल्ड का प्राइस आप देख रहे हैं इतना ज्यादा, उसका कारण वही है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड प्राइस एंड देयर यील्ड। सीधी बात है, जो बॉन्ड मतलब मूल्य होता है, जो बॉन्ड यील्ड होता है, उनके बीच में रेसिप्रोकल जो होता है रिलेशन होता है। एज द सेंट्रल बैंक बाइज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज देयर डिमांड राइज विच इन टर्न पुशेस अप देयर प्राइस। सीधी बात है ना। अगर अब किसी चीज को अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो वो महंगी हो जाएगी, तो उसका प्राइस जो है ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगा। वही चीज यहां पे बताई जा रही जो मैंने जस्ट शुरू में आपको बताया था, बस उसको आपको यहां पर रिलेट करना है। जबकि आप देखेंगे तो जो बॉन्ड यील्ड कम्स डाउन विद एन इंक्रीज इन प्राइसेस,
है ना, बॉन्ड कीमतों में जैसे वृद्धि होती है तो जो बॉन्ड यील्ड है ना वो नीचे आ जाता है, इसीलिए बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। यील्ड क्या होता है? यील्ड आपका ऐसा रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर को प्राप्त होता है जब वो कोई भी बॉन्ड वगैरह को होल्ड करता है या इन्वेस्ट करता है ना, बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहां पर। और द इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय यील्ड, ठीक है ना, मतलब जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आपके ब्याज दर की जो मतलब निर्धारित की जाती है वो जो है आपका यील्ड से ही डिसाइड की जाती है। दस लोअर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स मीन people can avail long term loans as buying houses, cars और at लोअर रेट्स। मतलब ये है कि जो भी आपका अब लॉन्ग टर्म जो आपके मतलब आपकी जो ब्याज वगैरह है वो अगर कम हो गई, तो अब जैसे हाउस फाइनेंस लेना है या आपका घर का मतलब लोन लेना है, तो बहुत ज़्यादा लोन होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए लोग लेते हैं, है ना। तो ऐसी जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो ऐसे आपके कोई भी जो लॉन्ग टर्म में जो पूंजीगत हम निवेश करते हैं या अपने लिए उपभोग के लिए कोई वस्तु के लिए जो है निवेश कर रहे हैं, जैसे घर है, मकान है, तो इनके लिए जब कम ब्याज दर मिलेगी तो लोग जो है लॉन्ग टर्म जो है वहां पर क्या कर सकेंगे, ऋण वगैरह ले सकेंगे, उसका लाभ ले सकेंगे, वही बताया गया यहां पर। इसके बाद जो है आपका दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ डिप इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म सेविंग्स विच टिल्ट्स द बैलेंस फ्रॉम सेविंग टुवर्ड्स स्पेंडिंग। बस सारा का सारा जो है वो क्या है, बचत जो सेविंग जो हमारे यहाँ लॉक्ड मनी पड़ा रहता है उसके कारण क्या होता है, जो बहुत सारा आपका मनी है, जो कैपिटल है आपका, कैपिटल तो गलत वर्ड हो जाएगा, जो मनी है मान लीजिए आप कैपिटल बैंक में रखा है तो भी मान सकते हैं, कुछ ना कुछ तो देता है सेविंग में भी वो, ठीक है ना, एफडी में भी जो होता है कुछ ना कुछ रिटर्न देता है, कैपिटल है वो आपकी, लेकिन उसको लॉक्ड कैपिटल बोला जाता है क्योंकि उससे जो है अपेक्षित लाभ जो है, जो आपके मतलब भारत जैसे जो देश है विकासशील जो अवस्था में, वहां पर जो है वो क्या होते हैं, लॉक्ड कैपिटल के रूप में रहता है। तो बोला जाता है कि किसी तरीके से ऐसा एटीट्यूड लाया जाए लोगों से जो सेविंग करके फिर उसको सही जगह जो है इन्वेस्ट कर सके या उसका क्या कर सके, उसको एक्सपेंडिचर कर सके, है ना। तो ये जो है उसकी प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो क्या होगा कि जो आपकी चीपर रिटेल लोन्स कैन हेल्प इनकरेज कंजम्पशन स्पेंडिंग विच इज द लार्जेस्ट जीडीपी कंपोनेंट इन द इकोनॉमी। ये याद रखिएगा, जो भी आपके चीपर आपके रिटेलर जो आपके लोन्स होते हैं ना, सस्ते खुदरा ऋण जो होते हैं, वही जो है आपके यहाँ कंजम्पशन को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। अब भैया आपके यहाँ डिमांड ही नहीं है और आपकी इकोनॉमी में आप कितना भी उत्पादन कर लीजिए, अगर डिमांड ही नहीं है, कंजम्पशन ही नहीं है आपके यहाँ, तो फिर आपकी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और हमारे यहाँ भारत में 2008 की मंदी का भी इतना फर्क इसीलिए नहीं पड़ा था क्योंकि हमारे डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर हम उसको तो पूरी तरीके से मोबिलाइज करें और एक्सपोर्ट पे फोकस करें, जिस पे गवर्नमेंट कर भी रही है, तो उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है रिवाइव हो सकती है, बहुत अच्छी जगह पर उसको देखा जा सकता है ना, जैसे जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह की हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो रिटेलर्स के लिए जो लोन दिया जाता है उसको वो क्या करेगा, उसके उपभोग खर्च को, उसको कंजम्पशन को वो प्रमोट करेगा, जो कि आपके जीडीपी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सीधी बात है कि जो आपके लॉन्ग टर्म्स के लोन है ना, उसके लिए जो रिस्क मतलब जो लेंगे, जो रिस्क को क्या करेंगे, जोखिम को उठाने वाले जो लोग हैं, जो निश्चित आय वाले निवेशक होते हैं, ठीक है ना। देखिए जो लॉन्ग टर्म में करते हैं वो वही लोग होते हैं, जो रिटेलर्स तो नहीं, उनके पास एक मुश्त पैसा है जो वो वहां पर निवेश कर सकते हैं, तो उनको वो प्रमोट करेंगे, उनको वो प्रोत्साहन देंगे, इंसेंटिव की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है उनके कम होने से उनको लाभ होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो कंज्यूमर्स बोरोवर्स जो है आपके विल ऑल्सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ट्विस्ट एज द रिटेल लोन्स विल नाउ गेट चीपर। ये ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने, वही पॉइंट यहां पर लिखा जा रहा है लाभ में। अब चीपर जो रिटेल लोन्स होंगे वो बूस्ट करेंगे कंजम्पशन को, ठीक है। अब जब उपभोग पर जब मतलब वहां पर अगर देखा जाएगा कि जो मतलब आपका रिटेलर जो आपके लोन्स देंगे, तो उससे जब कंजम्पशन बढ़ेगा किसी भी इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, वहां पर जो है आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, है खपत और व्यय दोनों में वृद्धि हो गए, तो वो क्या करेगा, मतलब अंततः जो है वो विकास दर जो है आपकी इकोनॉमी जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ वगैरह की बात करते हैं उसमें अल्टीमेटली क्या करेगा, इंक्रीमेंट ही करेगा, उसमें हेल्प करेगा। तो ये आपका मतलब प्योर आपका इकोनॉमी का आपका टॉपिक था। तो ये आपको पता है कि ये आपका जीएस पेपर 3rd से था,
ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, और यहां पर आपका एजीआर से रिलेटेड मुद्दा है। देखिए अभी आपने सुना भी होगा, रेगुलर ये चल रहा था न्यूज में, है ना, जियो के संदर्भ में या वोडाफोन जो है, सारी जो कंपनीज है वहां पर एजीआर के बारे में बात हो रहा था। ये एजीआर कुछ नहीं होता, आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। इसमें जो है कुछ मतलब प्रोत्साहन देने के लिए जो है उनको छूट वगैरह दी जाती है ना, जो स्पेक्ट्रम वगैरह आप देखते हैं, तो उसी के बारे में है ये न्यूज़। इसको देखेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे अपन। और ये आपका जीएस पेपर थर्ड से तो है ही है, ठीक है ना, और सरकारी पॉलिसीज के अंतर्गत सेकंड में भी आ सकता है। तो जीएस पेपर 3 और 2 दोनों में ये ओवरलैप करेगा आपका। तो ये न्यूज यहां पर इसलिए रखी गई है कि अभी अभी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपकी टेलीकॉम की कंपनीज हैं उनको सरकार के लिए जो उनको देना था, आपको एजीआर जिसको बोल रहे हैं वो, ठीक है, तो राजस्व देय राशि का जो भुगतान करना था रेवेन्यू के अंतर्गत एजीआर देना होता है, तो उसके लिए अब उन्होंने उनको टाइम दे दिया है, बोला कि भैया 10 साल में दे दो आप, ठीक है ना। तो अब जो है इसलिए ये आपका क्या है न्यूज में, ये तो आपका हो गया रेफरेंस हो गया। जो भी जिनका ड्यू होगा, जो भी जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनीज है, तो उनके लिए अब बोल दिए 10 वर्ष में दीजिएगा आप। अब इसमें जो है विवाद था, है ना, क्योंकि ये क्या है कि साझाकरण जो आपका रेवेन्यू के अंतर्गत जो साझा कर रही थी गवर्नमेंट जो है कंपनियों के साथ, तो उसके अंतर्गत तो लाभ उठाया जाता था, तो उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो चीज़ें पेंडिंग थी, जो पेमेंट थी, उसको लेके विवाद बना हुआ था। तो उसमें कुछ जजमेंट्स वगैरह आए हैं, वो यहाँ पर अब देखेंगे अपन। अब आप देखेंगे कि जो टेलीकॉम सेक्टर है 1990s के बाद, जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आती है, उसके बाद आप देखेंगे तो 1994 में जो है लिबरलाइज किया जाता है हमारे टेलीकॉम सेक्टर को, है ना, अंडर द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994। अब भैया पहले आप देखते रहेंगे कि बीएसएनएल बस है, तो बीएसएनएल बस था, बहुत महंगा था। अब धीरे धीरे जो है आपकी प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी भी बढ़ती है आपकी, और रेट भी आपका क्या होता है वहां पर कम होता है ना। ये फायदे हैं आपके कंपटीशन के, कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। अब इसके बाद जो है आपका 1994 में इसके अंतर्गत जो है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के अंतर्गत इसको लिबरलाइज किया गया, इनके लिए लाइसेंस को इशू किया गया हर कंपनी को, है ना, इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड लाइसेंस फीस, है ना। तो मतलब जो है फिक्स लाइसेंस फीस के अंतर्गत उनको लाइसेंस प्रदान किया गया, और वो बहुत सारे जो प्लेयर्स थे आपके प्राइवेट सेक्टर के भी, उनको भी वहां पर बुलाया गया कि भैया आप भी इस सेक्टर में आप काम कर सकते हो। तो टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द स्टीप फिक्स्ड लाइसेंस फीस, द गवर्नमेंट इन 1999 gave an option to the licenses to migrate to the revenue sharing फी मॉडल। रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल, बिल्कुल वर्ड से जाइएगा आप, रेवेन्यू को शेयर करना है। अब जैसा कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने अगर वहां आ रहे हैं, तो ये भी एक इंसेंटिव की तरह होता है कि भैया जो आपका कुछ रेवेन्यू शेयरिंग वाला फी वाला मॉडल है, वो यहां पर देके कुछ जो है अंश हम भी जो है वहां की सरकार जो है वो योगदान कर देगी। अब इसके तहत कंपनियां क्या करने लग गई कि जो आपकी मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर्स थे वर रिक्वायर्ड टू शेयर अ परसेंटेज ऑफ देयर एजीआर। यही मुद्दा आता है एजीआर का, एडजस्टेड जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें, ग्रॉस मतलब पूरा, विद द गवर्नमेंट एज एनुअल लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस। सीधी बात है कि इसमें जो है आपके वार्षिक लाइसेंस का जो शुल्क है, स्पेक्ट्रम का जो यूज का जो शुल्क है, उसके रूप में फिर जो आपका एजीआर है उसका एक हिस्सा जो है वो सरकार के साथ क्या करते थे, साझा करते थे। अब जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू है टेलीकॉम कंपनीज का इस कैलकुलेटेड, अब वो कैलकुलेट किसके बेसिस पे किया जाता था, तो वो किया जाता था लाइसेंस एग्रीमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है ना। तो जो उनके बीच में जो भी आपका एग्रीमेंट होता था, है ना, लाइसेंस एग्रीमेंट, जो आपका टेलीकॉम वाला डिपार्टमेंट है और आपका टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, तो उसके आधार पर फिर उसकी गणना वगैरह की जाती थी, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो एज वेल एज एजीआर आफ्टर सर्टेन डिडक्शंस इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। तो जो नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ होगा उसी हिसाब से तो उसकी गणना वगैरह की जाएगी। ये नॉर्मल फैक्ट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। बेस्ड ऑन दिस द लाइसेंस फी जो है आपकी, ठीक है, लाइसेंस फीस और जो आपका स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस हैं वो डिटरमाइन किया जाता था। लाइसेंस फीस की बात करें तो ये 8%, और जो आपकी इसकी बात किया जा रहा है जो आपका SUC लिखा है, स्पेक्ट्रम यूजेस जो आपके चार्जेस हैं, उसको मतलब वेरिएशन 3 to 5% ऑफ द कंपनीज एजीआर जो है रिस्पेक्टिवली, ये डेटा है आपका, मतलब इस टाइप से जो है निर्धारित किया गया था। अब एजीआर की जो डेफिनेशन थी उसको लेके ही फिर बहुत सारा विवाद हुआ, उसी के कारण ये न्यूज में भी था कि 14 साल से इसमें क्या लिटिगेशन वगैरह चल रही है। 2005 में जो सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने चैलेंज किया था गवर्नमेंट की डेफिनेशन को, जो एजीआर के लिए गवर्नमेंट ने दे रखी है उसके कैलकुलेशन के लिए, जबकि जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसने आर्ग्यू भी किया था
कि एजीआर इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यूज फ्रॉम बोथ टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम सर्विसेज। यही मुद्दा ही है कि ये टेलीकॉम सेक्टर और नॉन टेलीकॉम सेक्टर दोनों को, मतलब दोनों से जो रेवेन्यू आ रहा है वो इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां आर्ग्यू ही उस हिसाब से किया गया था कि जो भी आपका रेवेन्यू है ना, टेलीकॉम सेक्टर और जो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जो है आपका, मतलब जो आपकी कंपनीज हैं उसके अंतर्गत जो वो सर्विसेज दे रही हैं, एक तो टेलीकॉम वाली, एक नॉन टेलीकॉम वाली, तो भैया वो बोल रहे हैं कि दोनों सेवाओं में जो सभी राजस्व शामिल करने की बात है, यहां पर वो उसको काउंटर कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। अब जो है आपका, मतलब एजीआर को बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिएगा आप लोग कि कुछ नहीं है, ये आपका जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका टेलीकॉम है, ठीक है ना, वो जो है आपका टेलीकॉम के जो भी ऑपरेटर्स हैं उनसे जो भी वो, मतलब उनसे जो जो वो यूज कर रहे हैं, लाइसेंस शुल्क है आपका स्पेक्ट्रम वाला, उसके संदर्भ में जो लोग वो जो एजीआर ले रहे हैं आपका एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू, उसको बोला जा रहा है, उसको दो, मतलब स्पेक्ट्रम वाले जो यूज का शुल्क है उसमें और जो लाइसेंस शुल्क है उसमें बाइफरकेट कर दिया जाता है ना, वही परसेंटेज यहाँ पे बताया था 3 to 5 और 8%। ठीक है, तो उसके बारे में है ना, तो वहीं पर वो विवाद जो है आपका बना हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर विषय ये है कि इसमें जो सारी सर्विसेज शामिल होंगी या नहीं होंगी, तो यहाँ इसी को जो है वो काउंटर कर रहे हैं ना, जो टेलीकॉम कंपनीज के, मतलब जो लोग हैं ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है विवाद की चीजें जो हम देख रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पर कंपनियों ने जो दावा किया है, उन्होंने बोला है कि एजीआर शुड कंप्राइज जस्ट द रेवेन्यू जो भी आपका आ रहा है फ्रॉम कोर सर्विसेज एंड नॉट डिविडेंड। उन्होंने बोला कि ये कोर सर्विसेज वाले को आप इसमें रखो और डिविडेंड को नहीं, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, अब इसमें 2015 में आप देखेंगे तो जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील जो आपका मतलब ट्रिब्यूनल बनाया गया, अपीलिएट ट्रिब्यूनल, टीडी सैट बोला जाता है। फिर आ गया ये आपका आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी है आपका, जहां पर ट्रिब्यूनल की बात की गई है। तो उसने यहां पर स्टेट द केस इन फेवर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज एंड हेल्ड दैट एजीआर इंक्लूड्स ऑल रेसिप्ट्स एक्सेप्ट कैपिटल रेसिप्ट्स, रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेस सच एज रेंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो है आपकी, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है और आपके मिसलेनियस इनकम। कहने का मतलब जो ट्रिब्यूनल था उसने जो है फेवर में किसके सुनाया, वो जो डिसीजन था टेलीकॉम कंपनीज के। ठीक है ना, अभी जो सरकार बोल रही थी ऊपर, जो ये विषय बोल रही थी आपकी कि दोनों तरीके की सर्विस है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने इस तरीके का दिया। अब 24 अक्टूबर 2019 को जब आप देखेंगे तो वहां पर जो है आपके जो, मतलब जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोला कि एजीआर के संदर्भ में उन्होंने बोला कि भैया जो भी आपकी डेफिनेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में दिया है, मतलब उसके संदर्भ में उन्होंने बोला कि ऑर्डर्ड ऑल कंपनीज टू डिपॉजिट द टोटल आउटस्टैंडिंग एजीआर, कि भैया जो सरकार बोल रही है वो ठीक बोल रही है, जो भी डेफिनेशन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, आपका जो भी आउटस्टैंडिंग एजीआर है उसको भरिए पेनाल्टी के साथ। ठीक है ना, कि जो भी आपका जुर्माना है, मतलब जो उस राशि में बकाया राशि है उस पर भी जुर्माना, और विलंब के लिए भी जो जुर्माना है उस पर भी जो है पूरा इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के आप लोग जमा करिए, ये संदर्भ आया। अब इसमें क्या है, जो डायरेक्शंस दिए हैं कोर्ट ने, द टेलीकॉम ऑपरेटर्स वुड मेक द पेमेंट ऑफ 10% ऑफ द टोटल ड्यूज एज डिमांडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बाय 31 मार्च 2021, मतलब 2021 के 31 मार्च तक आप लोग अपना 10% जो ड्यू है वो जमा कर दीजिए। उसके बाद जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप लोग 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च जो है 2031 तक आप लोग पूरा इसको क्या कर दीजिए, रीपे कर दीजिए। ये आपकी जो है चीज है। अब इसके अंतर्गत आप देखें टीडी सेट है क्या, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों बनाया गया है। तो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो भी आपके डिस्प्यूट्स है उसको सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है ना। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है कब किया गया था, तो 2000 में किया गया था, 2000 में किसके थ्रू, एक अमेंडमेंट किया गया था आपका जो 1997 वाला जो आपका मतलब एक्ट, उसके अंतर्गत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके अंतर्गत संशोधन करके फिर इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होगा, तो भैया जो भी आपके क्या है टेलीकॉम सेक्टर्स के जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो भी आपके कंज्यूमर है, तो उनके इंटरेस्ट को क्या करना, कि मतलब उनकी रक्षा करना, उनके संदर्भ में जो भी आपकी अपील वगैरह हो रही है, जो भी विवाद है आपका, उसको क्या करना, निपटारा करना, है ना। और उसके जो ये क्षेत्र आपका टेलीकॉम सेक्टर, उसके जो है ग्रेजुअली उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, उसका विकास किया जाए, उसको सुनिश्चित करना। अब ये जो है टीडी सैट में आपके
एक चेयरमैन होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। इसको अपॉइंट कौन करेगा, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब जो आपके मतलब इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं टीडी सेट के, उनकी बात किया जाए तो उनको जो है जज होना चाहिए या तो आपके सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं किसके, हाई कोर्ट के। ये आपके सर्विंग भी हो सकते हैं, है ना, जो आपके सेवारत हैं, या आपके रिटायर्ड भी हो सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका टीडी सेट है वो एक्सरसाइज करती है अपने राइट्स को, क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं, किसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट के थ्रू जो है उनको वो अधिकार क्षेत्र दिया गया है। तो एक तो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1997 वाला एज अमेंडेड, द इंफॉर्मेशन जो आपकी टेक्नोलॉजी एक्ट है 2008 का, और एक और है आपका द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी जो आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डायग्रामेटिक जो है वही आपका दिखाया गया है, जो आपका एक चित्र के माध्यम से वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है वो आपका कोल गैसिफिकेशन से और उनके लिक्विफिकेशन से रिलेटेड है, उनके द्रवीकरण से और उनके गैसिफिकेशन से ये न्यूज आपके रिलेटेड है। तो अब ये का आपका एनवायरमेंट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए ये क्या है, पॉजिटिव एक आपकी मतलब पहल हो सकती है ना। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो आपका पॉल्यूशन है वो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह के कारण है, जहां पर हम कोल वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसके लिए अभी रेफरेंस में अब ये न्यूज में रखा क्यों गया, क्योंकि अभी अभी जो है हमारे जो आपके मतलब मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल के, जो कोयला और मतलब माइंस के मंत्री, कोयला और खान मंत्री है, उन्होंने अभी जो है कोल गैसिफिकेशन को लेके और उनके लिक्विडिफिकेशन के लिक्विफिकेशन द्रवीकरण को लेके एक वेबिनार का आयोजन किया था। उसके संदर्भ में, है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसलिए यहां पर न्यूज में रखा गया। अब आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट के थ्रू, फिर आईएनडीसी के थ्रू हमारे भारत का लक्ष्य है 2005 का जो आपका जीडीपी है ना। तो 2005 में जो हमारे उत्पादन हो रहा था, तो जीडीपी के स्तर से वहां पर लेके कि अभी जो है हमको 2030 तक जो है उसको क्या करना है, उसको वहां पर जो 30% जो है 35% जो है हमारा, वहां पर क्या करेंगे हम, जो नॉन फॉसिल फ्यूल से उत्पादन हो रहा था उसको शिफ्ट करेंगे किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने 2 स्टेटमेंट बोले हैं यहाँ पे कि 2030 तक जो भारत है वो 100 मिलियन जो आपका टन कोयले की बात कर रहे हैं उसके गैसिफिकेशन का उन्होंने लक्ष्य बनाया है, और उसमें उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा ये कि उन्होंने बोला है कि जो ईंधन का, जो आपका क्लीन एनर्जी का जो भी यूजेस है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो ये गैसिफिकेशन के लिए जो भी आपका मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो कोल के थ्रू जो रेवेन्यू में यहां पर भी सरकार जो है वो हिस्सेदारी में वहां पर 20% की छूट देगी, रियायत देगी, इंसेंटिव देगी। गवर्नमेंट कहीं भी इस तरीके की स्कीम लाती तो प्रमोट करना चाहती, किसी को मोटिवेशन होता है तभी तो वो उस क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये एक है आपका वहां पर जो अब वहां पर उन्होंने किया है क्या अनाउंसमेंट। उसके अंतर्गत उन्होंने बोला है जो आपका सिंथेटिक जो आपकी नेचुरल गैस है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि जो ऊर्जा ईंधन उर्वरकों के लिए जो यूरिया है और जो और भी केमिकल है उनके उत्पादन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मतलब क्या, फिर से वही रेवेन्यू शेयर आ गया आपका कोल का, जो यूज करेंगे उसमें 20% का जो है कंसेशन दे रही गवर्नमेंट। दूसरा ये बूस्ट करेगा आपको प्रोडक्शन में जो सिंथेटिक नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल, यूरिया है फॉर फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स। नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको देख जाइएगा। 3 मेन आपकी क्या है यहां पर जो आपकी उनकी घोषणा है। इसके बाद जो कोल का गैसिफिकेशन वो होता क्या है, तो जब कोयले को सिंथेटिक गैस में, ध्यान से देखिएगा, जो आपका इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जो आपकी सिन गैस है, ठीक है, सिन गैस का मतलब संश्लेषित गैस है, सिंथेटिक गैस है। तो प्रोड्यूस करना सिन गैस को, अब सिन गैस होती क्या है, तो मिक्सचर होती भैया, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, आपका हाइड्रोजन भी है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपका नेचुरल गैस भी है जिसके अंतर्गत मेनली मीथेन होता है, CH4 जो लिखा हुआ है, और वाटर वेपर है आपका, है ना। तो ड्यूरिंग गैसिफिकेशन कोल इज ब्लोन विथ ऑक्सीजन एंड स्टीम व्हाइल आल्सो बीइंग हीटेड अंडर हाई प्रेशर। मतलब करते क्या है गैसिफिकेशन में कि उसको जो है कोल को जो है ब्लो करते हैं ऑक्सीजन और स्टीम के साथ, ठीक है ना, एंड उसको फिर गर्म करते हैं अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव में उसको जो है गर्म करते हैं। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं द कोल एंड प्रोड्यूस सिन गैस, है ना। मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर सिन गैस का क्या होता है,
मतलब निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब बेनिफिट्स क्या है इसके, तो आप सबसे पहला तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे हैं आप, कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका, उसकी जो लागत है वो ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। फिर आप जानते होंगे कि मतलब जो है वेट वगैरह से भी रिलेटेड होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका ट्रांसपोर्टिंग, इसकी क्या होगी, गैस की चीपर हो जाएगी, आराम से जो है पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, पहला पॉइंट वही लिखा है। दूसरा ये कि ये एड्रेस करेगा लोकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। उसके अंतर्गत आप वाटर कंटेमिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, दहन वगैरह से जो उससे CO2 का एमिशन है वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वही सब बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी इफिशियंसी जो है कन्वेंशनल जो कोल बर्निंग थी उससे ज्यादा होगी। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत जो अपन यूज कर रहे थे हमारे भारत देश में, जो पारंपरिक कोयला का दहन किया जाता था, उससे अधिक इफिशियंट होगी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो गैस होती है ना उसको इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से 2 बार उपयोग किया जाता है। पहले बार क्या किया जाता है कि जो आपका कोल है वो, जो आपकी मतलब ये गैस की बात कर रहे हैं, वो वहां पर क्या किया जाता है, पहले उसकी अशुद्धियों को, इम्प्योरिटीज को उसको साफ किया जाता है। उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका प्रोडक्शन किया जाना है वहां पर टरबाइन में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो टरबाइन से आपकी जनरेट होकर एनर्जी जो है, हीट जो है, ऊष्मा निकल रही है, उसका उपयोग करके फिर भाप से आपका क्या करते हैं, मतलब टरबाइन जनरेटर में उसको उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, यही प्रोसेस है उसकी, है ना। तो ये क्या है, इट कैन इफेक्टिवली यूज द गैसेस ट्वाइस, द कोल गैसेस आर फर्स्ट क्लीन, मतलब क्लीन करती है वो, क्लींजर है वो एक तरीके का इंप्योरिटीज का, एंड फायर्ड इन अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर उसको टरबाइन में जाना डाला जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद जो है एग्जॉस्ट जो होती है आपकी हीट, है ना, गैस टरबाइन से, है ना, उसको कैप्चर किया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है जनरेट स्टीम फॉर अ स्टीम टरबाइन जनरेटर, है ना। तो ये आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस पता होनी चाहिए, और मतलब नॉर्मली देखना चाहिए हमको कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पूछा जाता है ये। कॉन्सर्न और चैलेंजेस क्या है इसमें, तो कोल जो गैसिफिकेशन है आपका, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये आपका बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, मतलब जल गहन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो है जल की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो उसके समक्ष एक कॉन्सर्न है, चैलेंज है। इसके अलावा फिर इससे वाटर कंटेमिनेशन की, मतलब पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लैंड सब्सिडेंस की बात होती है कि कहीं पर वो जो भूमि धसान वगैरह की स्थिति देखी जाती है। उसके अलावा डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर सेफली, कि भैया जो आपका वेस्ट वाटर उसको डिस्पोज कहाँ किया जाए, है ना, क्योंकि अगर कहीं जमीन में डालेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर में मिलेगा, तो फिर अंडरग्राउंड वाटर से फिर वो पूरे के पूरे आपके फूड वेब में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कोल लिक्विफिकेशन की बात की जाती है, मतलब कोयले का जो द्रवीकरण किया जाता है आपका, वो क्या है आपका, तो इसमें कोल टू लिक्विड, इसको CTL बोला जाता है ना, तकनीकी बोला जाता है। इसमें क्या है आपका डीजल वगैरह और जो आप गैसोलीन देखते हैं उसका उत्पादन करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए अल्टरनेटिव आपकी एक प्रोसेस है, ये जो है इसलिए अपनाई जाती है। आप देखते हैं कि जब आपका क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल है उसकी कीमतों में बढ़ते हुए, मतलब हमेशा आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ती है, इसलिए ये कंसेप्ट जो है आपका वो लाया जाता है, या इसकी बात हो रही है यहां पर। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है आपका, ठीक है ना, तो ये जो है आपका द प्रोसेस इन्वॉल्व्स गैसिफिकेशन ऑफ कोल विच इन टर्न विल प्रोड्यूस सिंथेटिक गैस, उसके जो मिक्स वहां पर अपन देख रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो जब ये सिंथेटिक गैस है इसको जब लिक्विफाइड किया जाता है ऑफ इट्स फ्यूल इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट आयरन बेस्ड कैटलिस्ट, है ना, कैटलिस्ट के रूप में उसको यूज किया जाएगा कोबाल्ट और आयरन को एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उसको तरलीकृत करने के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करके वहां कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाएगा कोबाल्ट और आयरन को, ठीक है ना। उससे जो है वो क्या करेंगे, उसको तरलीकृत करके उसको लिक्विफाइड करके एक तरीके से ईंधन के रूप में उसको उपयोग कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका नॉर्मल सी चीज है, ये भी आपको जानना चाहिए कि जो द्रवीकरण है वो कैसे किया जाता है। और इसमें लिखा है जबकि जो लिक्विफाइड किया जाता है कोल को, वो एमिट्स करता है ट्वाइस एज मच CO2 एज बर्निंग ऑयल, इट ऑल्सो एमिट्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो SO2 की बात करें तो मतलब ये जो है इसमें CO2 एमिशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जो आपके सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करें वो भी आपका ज्यादा यहाँ पर उत्सर्जित होता है। अब जो है द्रवीकरण के लाभ क्या है आपके, बेनिफिट्स क्या है आपके, अगर देखा जाए कि ये जो लिक्विफाइड कर रहे हैं तो भैया इसमें जो CO2 एमिशन है वो जो है चीपली
मतलब बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और आसानी से जो है कम लागत में उसको क्या किया जा सकता है, कार्बन कैप्चर जो सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है यहां कंपेयर किया कि जो कन्वेंशनल आपके जो कोल के प्लांट्स होते थे, पावर स्टेशन होते थे, उससे जो है कम लागत में इसमें जो CO2 एमिशन हो रहा है तो उसको आसानी से कार्बन कैप्चर किया जा सकता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो कैप्चर्ड आपकी CO2 होती है उसको फिर आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इंजेक्टेड इनटू अंडरग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर, और उसी को बोला जाता है कार्बन मतलब जो आपका सेक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन स्टोरेज है, कार्बन कैप्चर है, मतलब जो जियो सिक्वेस्ट्रेशन बोला जाता है। कुल मिला के ये है कि जो आपका वो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको किस तरीके से संचय किया जा सके, उसकी एक विधि है जिसको कार्बन कैप्चर बोला जाता है। यहां पे डायग्राम के थ्रू ये सब चीजें बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज भी हमारी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। ये मर्केंटाइज जो आपका मतलब जो मर्चेंडाइज आपके एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है उसके कारण में है। इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट वगैरह जो था ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत इसको क्या है, एक्सपोर्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, इसको मतलब लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो है आपकी इसके अंतर्गत जो जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसकी जो है हाईएस्ट लिमिट जो है उसकी सीमा लागू किया है गवर्नमेंट ने हाल ही में, उसके अंतर्गत जो है ये यहां पर रखा गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कीम क्या है, कब लाई गई, क्यों लाई गई और कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत, यही सब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कितनी सीमा लगा दी गई है, ये नॉर्मल न्यूज में था इसलिए फिर इसको यहां पर जो है रखा गया है कि जो आपकी ये जो भी मतलब बेनिफिशियरीज हैं उसके अंतर्गत जो आपकी MEIS जो लिखा गया, मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है, इसके अंतर्गत जो है अपर लिमिट लगा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने डिसीजन लिया है कि दिसंबर 2020 के दौरान, है ना, जो भी आपके मतलब इस दौरान जो भी आपका हुआ है यहाँ से जो भी लाभ प्राप्त किया गया है तो उसमें जो है कैप लगाया जाएगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में, जो इस स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा था एट ₹2 करोड़ पर एक्सपोर्टेड ऑन आउटबाउंड जो आपका शिपमेंट था मेड ड्यूरिंग दिसंबर 2020। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये याद रखिएगा। यहाँ पर बस ये क्या है कि यहाँ पर जो है आपका इसको डिस्कस किया जा रहा है कि जो आपका IEC के अंतर्गत जो भी दिया गया है आपका मतलब जो IEC है, आयात निर्यात जो है कोड है, मतलब कोड है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड की बात किए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत जो प्रॉफिट दिया जा रहा था तो 1/9/2020 से लेके और 31/12/2020 तक की जो आपकी ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत जो है इसमें जो लाभ दिया जा रहा था उसमें वो बोले कि 2 करोड़ से अब अधिक नहीं होगा ये। दूसरी चीज ये कि इसके अंतर्गत अगर किसी भी कंपनी ने जो आपकी 1/9/2020 से पहले 1 वर्ष की अवधि के दौरान अगर कोई भी उसने एक्सपोर्ट नहीं किया है तो वो इसको अवेल नहीं कर पाएगी, वो इसकी हकदार नहीं होगी। नॉर्मल सी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपके जो भी MEIS है इज नॉट कंप्लाइंट विद द WTO एंड द विड्रावल ऑफ द MEIS स्कीम विल पेव द वे फॉर अ न्यू प्लान। मतलब ये क्या है, ये WTO के अंतर्गत ये अनुपालक नहीं है और इसके मतलब वापस आने से ये जो है बहुत सारे जो है नए मार्गों को प्रशस्त करेगी। और इंडिया की जो हमारा इंडिया है गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि अ न्यू WTO कंप्लाइंट स्कीम कॉल्ड रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट which will replace MEIS starting from 1 जनवरी 2021 से। तो जो है ये नाम देके फिर उसको वो वहां पर प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है ना। और मतलब जो भी WTO के मतलब कंप्लायंस के लिए अनुपालन के लिए जो घोषणा भारत सरकार ने की है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद जो आपका IEC है जो आयात निर्यात कोड है वो क्या है आपका, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज कौन इशू करेगा, तो जो DGFT आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत, तो उसके द्वारा वो जारी किया जाता है, ठीक है। और ये आपका 10 डिजिट कोड होता है आपका, ठीक है ना। IEC की जो बात कर रहे हैं इसकी जो वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम होती है। और ये आपका प्रीडोमिनेंटली इंपोर्टर्स कैन नॉट इंपोर्ट गुड्स विदाउट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, है ना। तो वहां पर जो है उनको मतलब मैनेज करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और सिमिलरली जो आपके एक्सपोर्टर मर्चेंट है वो भी किसी तरीके का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते जब तक जो है DGFT जो है ना, फॉर द एक्सपोर्ट स्कीम एटसेट्रा विदाउट IEC। तो भैया निर्यात करो चाहे आयात करो उसके लिए जो ये कोड है उसका अनुपालन जो है आवश्यक हो जाता है। ये 10 अंकी कोड होता है, नॉर्मल सी जानकारी है। ये जो आपकी स्कीम है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपकी लॉन्च की गई थी 2015 में। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंतर्गत है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2015 से 20 के लिए थी, उसके अंतर्गत जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, तो कंपनसेट करने के लिए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आपकी इनएफिशिएंसीज है, ठीक है ना, मतलब जो वहां पर जो है
जो आपकी प्रभावोत्पादकता है, जो आपकी प्रभाविता है, वो जो भी आपकी कम है, किसके संदर्भ में, अवसंरचना से संदर्भ में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए और एसोसिएट करने के लिए जो कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होती है एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए जो मैन्युफैक्चर्ड हैं, है ना, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स जो है उत्पादित किए जा रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, मेनली आपके एमएसएमई सेक्टर को भी यहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर फोकस किया गया था ना, माइक्रो स्मॉल जो आपकी मीडियम आपके एंटरप्रेन्योर सेक्टर से है ना, जो आप खादी ग्राम उद्योग वगैरह देखते हैं, कॉयर वगैरह देखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो एमईआईएस के अंतर्गत देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड कर रही थी, उपलब्ध करा रही थी ड्यूटी बेनिफिट्स बेस्ड ऑन एक्साइज एंड कंट्री। तो कंट्री के हिसाब से और एक्साइज के आधार पर, दो आधारों के आधार पर जो है वो आपको बेनिफिट वगैरह वहां पर क्या कर रही थी, उपलब्ध करा रही थी। अब जो इसके अंतर्गत जो रिवॉर्ड्स है इस स्कीम के अंतर्गत जो पे करना होता था, वो परसेंटेज क्या था, परसेंटेज ऑफ रियलाइज्ड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जो 2%, 3% और 5%, और जो आपकी एमईआईएस ड्यूटी थी, क्रेडिट स्क्रिप्ट जिसको बोला जा रहा है, उसको ट्रांसफर्ड भी किया जा सकता था और यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग द बेसिक जो आपकी कस्टम ड्यूटी थी। समझिएगा ये बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज है कि इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिट दिया जाता था वो आपका जो है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के माध्यम से दिया जा रहा था, जिसका वो इस तरीके से भी उपयोग कर सकते थे, है ना, उसको ट्रांसफर करके उसको जो है कस्टम ड्यूटी के रूप में उसको क्या कर सकते थे, उपयोग कर सकते थे। तो वो बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे तो जो इस योजना ने रिप्लेस किया था जो 5 आपकी और भी मतलब जो योजनाएं चल रही थी जहां से इंसेंटिव मिल रहा था, जो इंसेंटिव आपकी स्कीम्स थी, तो वो 5 स्कीम कौन सी थी आपकी, तो एक आपकी एफपीएस थी, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, दूसरा जो है फोकस मार्केट स्कीम थी, तीसरा आप देखेंगे तो जो मार्केट लिंक्ड जो आपका फोकस मार्केट स्कीम थी, उसके अलावा फोर्थ देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रमोशन स्कीम थी, और स्पेशल जो एग्रीकल्चरल आपकी रूरल स्कीम थी। इसको उसने क्या किया था, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इनको जो है इस योजना ने एमईआईएस ने क्या किया था, प्रमोट किया था। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। तो ये जो है आपका वैश्विक लेवल पे जो वर्ल्ड जो ग्लोबल मार्केट में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, उनको जो है वो वहां पर उनकी भावना को, उनको जो है उनकी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। ये आपका एपेक्स बॉडी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कम्युनिटी बोर्ड्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑन इंडिया, मतलब निर्यात के लिए जो संवर्धन परिषद है, सामुदायिक बोर्ड है, विकास प्राधिकरण है, उनके लिए एक सर्वोच्च निकाय है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस है किसके बीच, जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है और जो कम्युनिटी हमारे यहाँ इंगेज है इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पोर्ट, रेलवेज एंड ऑल एक्सपोर्ट ट्रेड फैसिलिटीज। तो नॉर्मल सी ये सब के बीच के लिए एक इंटरफेस के रूप में क्या है, वो अपने आप को वहां पर रखता है, वो एक तरीके का महत्वपूर्ण इंटरफेस जो है वो वहां पर प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में है ये कि लद्दाख का जो पैंगोंग जो तिसो, अपन कल भी न्यूज में बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले, तो उसके किनारे का क्या महत्व है। तो भैया ये इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद से संदर्भित है। अब आपको पता है कि चाहे इंडिया चाइना के बीच सीमा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में ब्रिटिशर्स चले गए, जहां जहां जो एग्रीमेंट है आज तक वहां पर कोई भी जो है वो किसी भी तरीके का शॉर्ट आउट नहीं हो सका है। ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके के मतलब जो देशों के बीच में जो समस्याएं थी अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर, वो आज भी बनी हुई है। तो वही इंडिया और चीन के बीच जो सीमाएं अनिश्चित हैं, एलएसी वगैरह आप लोग सुनते होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो जो है उसको भारत अलग थ्योरी से मानता है, चाइना अलग थ्योरी से मानता है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है यही जो है वहां पर विवाद का क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत आपकी ये जो आपकी पैंगोंग तिसो लेक है ना, वो संदर्भ में आया है। तो हाल ही में जो है इंडियन जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे मतलब सैनिक हैं, उनके द्वारा जो है देखा गया, उन्होंने जो है देखा कि जो चाइनीज ट्रूप्स है वो जो है वहां पर अटेम्प्ट कर रही हैं कुछ क्षेत्र को जो आपके सदर्न बैंक के आसपास है ना, आपके जो पैंगोंग तिसो लेक है वहां पर अपना जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको वहां पर उन्होंने उस अटेम्प्ट को विफल कर दिया है। ठीक है ना, और पैंगोंग तिसो जो लेक है आपकी, वो कैसी है आपकी, तो ये आपकी लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से कोई भी वाटर बॉडी वहां पर ना कनेक्ट हो रही, वो जो चारों तरफ आपकी लैंड से रिलेटेड बॉडी, स्थल भू आबद्ध बोला जाता है इसको, है ना। तो वैसी लेक है आपकी, और पार्शली ये आपकी इंडिया के लद्दाख रीजन में है और पार्शली तिब्बत में है। ठीक है ना, और इसके मतलब सेम जो ये आपका मिक्स्ड हेरिटेज है उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है इसका नाम ऐसा पड़ा है। पैंगोंग को जो है लद्दाख में, जो लद्दाख की जो मतलब
लद्दाखी जो है मीन्स एक्सटेंसिव कॉन्केविटी, द वर्ड तिसो इज तिब्बतन फॉर लेक। मतलब यह है कि जो आपकी कॉन्केविटी, कनेक्टिविटी से रिलेटेड मानिएगा इसको। लद्दाखी भाषा में जो पैंगोंग है उसको समीपता बोलते हैं, है ना, कॉन्केविटी जो लिखा है। और तिब्बती भाषा में जो आपका तिसो है उसका मतलब जो है झील होता है। अब ये जो आपकी लेक है, कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ये आपकी बहुत मतलब लॉन्ग और डीप लेक है जो लद्दाख में लोकेटेड है। और कितने एल्टीट्यूड में है ये? 14,000 फीट पर है ये, ठीक है ना। और इसकी लेंथ जो है 135 किलोमीटर है। और ये जो है आपका जब हमारा टेथिस अर्थ स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत इसका क्या हुआ था, मतलब निर्माण हुआ था। सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया देखेंगे आप, जब फॉर्मेशन हो रहा था तो वो वही लिखा हुआ है कि ये आपका टेथिस की जो भूसन्नति है, अर्थ स्ट्रक्चर है ना, इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन, उसमें दो चीजें जो आती हैं उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि उसी से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और काराकोरम जो अब बोलते हैं ना, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट, तो भैया हिमालय से जो पूर्व में जिसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई, उसको बोला जा रहा है काराकोरम जो माउंट रेंज है। तो बोले विच क्रॉसेस, है ना, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट। काराकोरम जो है आपका माउंटेन रेंज विच क्रॉसेस ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। और वो आपकी एंड होती है यहाँ के नॉर्थ बैंक में, पैंगोंग के। और जो इसका सदर्न बैंक है वो आपका मतलब हैज हाई ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टुवर्ड्स जो आपका स्पांगुर जो आपकी एक लेक है ना। तो उसका जो दक्षिणी तट पर वहां पर एक स्पांगुर लेक है जो जहां पर मतलब देखा जाता है कि वो मतलब ढलान पे है और ढलान से युक्त एक ऊंचे विखंडित पर्वत के रूप में वहां पर है। तो नॉर्मल सी जोग्राफिकल जो है उसके बारे में जानकारी है ये, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सॉल्ट वाटर है आपका, है ना, ब्रैकिश वाटर बोला जाता है जिसको पश्च जल। आप देखते हैं ना पानी खारा है इसका, ये पीने लायक नहीं है और ठंडी के दौरान ये जम जाती है, उसके कारण वहां पर वेहिकुलर मूवमेंट वगैरह भी जो है हो पाता है। अब जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो सेपरेट करते हैं इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स को 1962 से ही, कि भैया जो जो क्षेत्र है उसको मान लिया गया कि यहां तक चाइना का है और यहां तक भारत का है क्षेत्र, ठीक है। तो जो ये आपका पैंगोंग वाला जो क्षेत्र है यहां से जो है वो वहां पर भी डिस्प्यूट है इसको लेकर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जनरली रून्स अलोंग द लैंड एक्सेप्ट फॉर द विड्थ ऑफ पैंगोंग जो आपकी लेक है, हियर इट रन्स थ्रू वाटर, बोथ साइड्स हैव मार्क्ड देयर एरियाज अनाउंसिंग विच साइड बिलोंग्स टू विच कंट्री। इंडिया जो है कंट्रोल करेगी आपकी 45 किलोमीटर जो स्ट्रेच है आपका पैंगोंग का, है ना, और बाकी का चाइना करेगा। ऐसा जो है वहां पर जो है नियंत्रण का व्यवस्था बनाई गई। अब क्या है इसमें जो आपका फिंगर्स के रूप में, मतलब आप जगह को मान लीजिएगा इतने क्षेत्र को, तो इस हिसाब से इसको फिंगर्स में क्या किया, डिवाइड किया गया विभिन्न सेक्शंस में। तो यहां पर 8 जो है फिंगर्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें लिखा गया है कि जो ये आपका मतलब जो 8 फिंगर्स क्षेत्र है इसमें वो विवादित है, जहां पर विवाद है एलएसी को लेकर, है ना, भारत और चीन के मध्य पर। तो अब यहां पर जो दावा है, जो आपका भारत दावा करता है, जो हमारा भारत देश बोलता है, वो बोलता है कि भैया जो ये रेखा गुजर रही है आपकी एलएसी वो आपकी फिंगर 8 से गुजर रही है। वहीं पर मतलब चाइना की अंतिम जो है आपकी चौकी वगैरह भी है, ठीक है ना। लेकिन जो है भारत इस क्षेत्र में फिंगर 8 तक की जो भी संरचना है वहां पर पैदल जो है हम लोग गश्त वगैरह करते हैं। उसका कारण यही कि जो वहां तक के क्षेत्र को बोल रहे हैं कि भैया वहां तक से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। अब वहीं पर चाइना बोलता है कि नहीं, ये आपके 8 फिंगर से नहीं, ये तो हमारी 2 फिंगर से जो है सेकंड जो आपकी फिंगर 2 है वहां से एलएसी पास हो रही है। इट हैज बीन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 4 मोस्टली इन लाइट व्हीकल्स एंड एट टाइम्स अप टू फिंगर 2। मतलब वही है, फिंगर 2 फिंगर 3 में मत उलझिएगा भैया, 2 स्टैंड है। भारत जो है फिंगर 8 तक की सीमा को बोलता है, उसके बाद एलएसी चालू हो रही है। अब चाइना जो बोल रहा है नहीं, ये तो आपकी जो है 2 से ही है, तो वो वहां तक आने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये विवाद का विषय है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया कौन सा एरिया है, वहां पर विवाद क्या है, और बाकी बहुत फैक्चुअल जानकारी की जरूरत नहीं होती है ना। सिनो रिलेशन में, भारत चीन रिलेशन में ही देखने को मिलेगा ये आपका। अब इसमें जो है चाइनीज जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है उसके बारे में लिखा हुआ है कि चुशूल वैली, हम लोगों ने कल इसमें एमसीक्यू भी जो है वो सॉल्व किया था इसी कारण से। इसका क्या है, स्ट्रैटेजिक जो है आपका क्रूशियल जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक महत्व जो है इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और यही वो मतलब ये आपकी वो जगह भी है जहां जो एक तरीके से बैटल फ्रंट्स था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो वॉर हुआ था 1962 में। अब इसमें क्या है कि ये जो चुशूल घाटी वाला जो रास्ता है आपका वो आपकी इस लेक से होकर जाता है। तो चाइना अपीयर्स टू कीप इंडिया कॉन्स्ट्रिक्टेड इन दिस रीजन बाय टेकिंग स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऑफ लुकिंग ओवर द चुशूल वैली, विच इट कैन डू इफ इट
एडवांसेस अलोंग पैंगोंग जो आपकी झील है। समझिएगा स्ट्रैटेजिकली लोकेशन वाइज वो इंपॉर्टेंट हो गई, तो वहां पर जो है अपना अधिकार क्षेत्र बनाना चाह रहा होगा ना चाइना। ठीक है, अब जो है चाइना ऑल्सो डज नॉट वांट इंडिया टू बूस्ट इट इंफ्रास्ट्रक्चर एनीवेयर नियर द एलएसी। तो भैया एलएसी के आसपास का जो क्षेत्र है चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां पर किसी भी तरीके का भारत देश जो है अवसंरचना संबंधी विकास करे। और चाइना को डर क्या है इसमें, तो भैया उसको डर है कि जो हम अक्साई चीन में इतना जो एरिया है वो कब्जा करके बैठे हैं, और जो आपका लासा जो कासगढ़ हाईवे है तो उस पर जो है अधिकार क्षेत्र को लेकर उसको भय रहता है कि कहीं इंडिया यहां आकर ये समस्या क्रिएट ना कर दे। और जो है आपका जो ये थ्रेट है आपका हाईवे के संदर्भ में ऑल्सो पुट्स चाइनीज रादर इंपीरियलिस्ट प्लान इन पाकिस्तान, जो आपकी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है लद्दाख में पीओके वाले क्षेत्र में भी उसकी जो है इस तरीके की जो है साम्राज्यवादी या उसको विस्तारवादी जो है महत्वाकांक्षा के लिए जो है उसकी जो वो विस्तार कर रहा है उसमें किसी तरीके का हर्डल ना हो जाए भैया, तो उसको ये सब चिंताएं हैं यहाँ पर लेकर। ठीक है ना, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन की बात कर रहे हैं एंड बियॉन्ड इन पाकिस्तान। ठीक है ना, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैप के माध्यम से बताया गया है। ठीक है ना, एलएसी वगैरह कहाँ पर है, गलवान वैली वगैरह कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये हमारी मतलब ये आपका हेल्थ से इश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड है ये, और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है ये, तो आप मतलब इसको रख सकते हैं शिक्षा स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो 2nd और 3rd जो है दोनों पेपर में ये आपके फिर से जो है ओवरलैप होगी। अब इसमें जो है बताया गया है कुछ फाइंडिंग्स आई है कि हमारे यहाँ जो आत्महत्या के मामले हैं और जो आकस्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं उसमें जो है इंक्रीमेंट देखा गया है 2018 से कंपेयर करके। इन्होंने बताया है कि इस वर्ष जो है बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि देखी गई है ना। और इसमें बताया गया है कि मोर देन 1.39 लाख इंडियंस डाइड बाय सुसाइड इन द ईयर 2019, मतलब, और उसमें सबसे बड़ी जो फाइंडिंग है 67% है आपकी जो यंग एडल्ट थे आपके 18 से 45 ईयर्स। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है मतलब इतना जो अपने मानसिक स्थिति पर कंट्रोल नहीं हो रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूथ्स का यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा जो है नंबर देखा जा रहा है ना, प्रतिशत देखा रहा है 67% का, मतलब जो है आप देख रहे हैं कि मतलब सीधा सीधा जो है वो आपका मतलब इतना ज़्यादा जो आपका भाग है वयस्कों का वो इधर जा रहा है। जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जो है मतलब वहाँ पर संतुष्टि नहीं है अपने जीवन की, जो वो लाइफस्टाइल है उनकी, है ना, जो जीवन स्तर जिसको बोला जाता है, तो वो उस संदर्भ में आके किसी न किसी अभाव में या कोई और कारण से क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट आप रख लीजिएगा कहीं पर भी नोट डाउन करके, इसको बहुत ज़रूरी है ना। इसके बाद जो है ये डेटा जो सोसाइटी का है स्टेट वाइज दिया गया है, इसमें जो मैक्सिमम केसेस देखे गए हैं वो आपके साउथ में। अब देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि सबसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे बोला जाता है ना, ज़्यादा डेवलप्ड है सदर्न जो स्टेट है आपके, और वहीं पर सबसे ज़्यादा आपके क्या देखी जा रही है, आत्महत्या, है ना। तो तमिलनाडु में 16 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरला, उसके बाद पंजाब और राजस्थान, मतलब साउथ के आपके 3 कंट्रीज, मतलब 3 स्टेट्स आ गए, सॉरी कंट्री निकल गया। इसके बाद अनएम्प्लॉयड पर्सन के अंतर्गत देखा गया तो भैया जो आपके 14% की दर से जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग थे, है ना, वो केरला में सबसे ज़्यादा 14%, है ना। नंबर याद करने की जरूरत नहीं कि 1963 है 64 है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटका है 9.8% और 9.2% रिस्पेक्टिवली फॉर तमिलनाडु एंड कर्नाटका, और उड़ीसा में 6.1% है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 97,613 जो है आपका मतलब 13 जो है मेल सुसाइड्स है दम, और इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब वहां पर अंश है उसका लगभग 1/3 मान लीजिए आप उसको, तो 29,092 जो है डेली वेजेस वाले हैं, है ना, जो स्वनियोजित व्यक्ति हैं। ठीक है, कोई भी समस्या आती चाहे कोविड हो चाहे डिमोनेटाइजेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो दैनिक भोगी हैं, इनको ही तो होगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो है ये मतलब जो बेचारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, है ना, उनको ही सबसे ज्यादा जो है समस्या होती है। तो इसमें जो है पुरुष आत्महत्याओं में मैक्सिमम जो थे सबसे ज्यादा डेली वेजेस वाले थे, उसके बाद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड थे, और उसके बाद आपके जो बेरोजगार थे वो आए। अब किसानों की आत्महत्या से भी रिलेटेड है यहाँ पर, तो मेजोरिटी जो है ऐसे लोगों की जिन्होंने सुसाइड किया फार्मर्स ने, तो वो आपका रिपोर्ट किया गया फर्स्ट रैंक पे महाराष्ट्र है 38.2% के बाद, उसके बाद कर्नाटका है,
उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद एमपी है, देन छत्तीसगढ़ और देन आपका जो है आपका तेलंगाना है। दोनों का सेम है, वहां पर 4.9% है। ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल डेटा जो है यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज के अंतर्गत देखा गया तो इसमें बोला, मतलब इसमें बताया गया है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो उस सेक्टर में जो जिन लोगों ने भी उससे संदर्भित जो आत्महत्या की है, सबसे बड़ा उसमें नंबर महाराष्ट्र का है 14%, देन तमिलनाडु 11%, कर्नाटका 9%, देन वेस्ट बंगाल 8%, 8.2% और जो आपका मध्य प्रदेश है 7.8% है। इतने जो है डेटा में मत उलझिएगा कि इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, एक बार देख जाइएगा कि मेनली जो है कहां कहां पर किस संदर्भ में ज्यादा है। कुछ पॉइंट्स को अपने आप जो है अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिएगा, कहीं भी यूज करने के लिए इसको रखा जा सकता है। सुसाइड रेट जो है आपका सिटीज में जो है आपका रूरल और अर्बन के संदर्भ में बताए हैं। तो जो शहरों में आत्महत्या की जो दर है आपकी वो 13.9 है, आपकी ऑल इंडिया एवरेज से ज्यादा है। फैमिली प्रॉब्लम्स अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो यहां पे बताई गई है उसके संदर्भ में 32.4% है। मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आपकी 5.5 है। इलनेस जो है आपकी 17.1% है, अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द टोटल सुसाइड्स। ठीक है ना, 55% जो है आत्महत्याओं के लिए ये कारण दिए गए हैं। इसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक जो केसेस हैं आपके, इसमें इसके आधार पर देखा जाए तो जो टोटल इसमें मेल फीमेल का रेशियो है वो आपका 70.2, ठीक है, और 29.8 का है। देखना मेल और फीमेल का रेशियो, नियरली 68.4% ऑफ मेल वर मैरिड एंड द रेशियो वाज 62.5 फॉर फीमेल विक्टिम्स, while 12.6 of the total victims were illiterate। 16.3 जो है आपके वो स्टडी किए हुए हैं प्राइमरी लेवल तक, 19.6% जो है उसमें से मिडिल लेवल तक, 23% जो है आपके मैट्रिकुलेशन तक, 3.7% जो है आपके ग्रेजुएट्स है या उनसे ज़्यादा है। इस तरीके की जो है फाइंडिंग्स इसमें देखी गई है। इसके अलावा डिफेंस पर्सोनल की बात किया गया इसमें, तो बोला गया जो आपके सीएपीएफ वाले हैं वहां अ टोटल ऑफ 36 पर्सनल जो है पर्सोनल जो है आपके कार्मिक की बात किया जा रहा है, तो जो वहां पर आपके मतलब रिक्रूट किए जाते हैं। तो डाइड बाय सुसाइड 38.9% वर ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। तो भैया वहां रहते हैं वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो उसके कारण जो स्ट्रेस होता है उसके कारण ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण उन्होंने जो है इतना अकाउंट दिया गया 38.9% जो है वो पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जो एक्सीडेंट से रिलेटेड यहाँ डेटा है तो इसमें बताया गया है कि दुर्घटना में जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं हमारे देश में वो इंक्रीज हुई है 2.3% से, है ना, जो 2018 में मतलब 2018 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है ये आपकी 2.3%। और यहाँ पे डेटा दिया गया है कि भैया 2018 में 4 लाख जो है 11,824 था, तो ये 4,21,104 जो है आपका डेटा से वो वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया है। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि कितने से कितना होगा, परसेंटेज याद रखिएगा, 2.3% का इंक्रीमेंट हो गया। दुर्घटना जो है रेट जो है पर लाख पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई आपकी 31.1 से 31.5, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा कि ये जो मतलब जो लिखा हुआ है कि 31.1 से 31.5, मैक्सिमम कैजुअलिटीज जो है 30.9% ये रिपोर्ट की गई हैं जो आपकी 30 से 45 ईयर्स एज के ग्रुप वाले हैं, फॉलोड बाई 26% जो है आपके 80 से 30 ईयर ग्रुप के लोग हैं। यहाँ पर इसमें जो सबसे अधिक दर है आपकी रिपोर्ट की गई है पुडुचेरी में 72.8%, उसके बाद छत्तीसगढ़ सेकंड में है, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन हरियाणा, देन गोवा, देन एमपी है। महाराष्ट्र में जो है हाईएस्ट डेथ देखी गई है अमाउंटिंग टू नियरली 1/6 ऑफ द टोटल फिगर, है ना। यूपी जो है आपका मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, अकाउंटेड फॉर 9.6% केसेस, फॉलोड बाय एमपी, ठीक है ना, एमपी के बाद उसका नंबर आ रहा है। मैक्सिमम जो डेथ्स हैं आपकी वो रोड एक्सीडेंट में होती हैं, ठीक है ना, उसमें 38% जो विक्टिम्स हैं आपके टू व्हीलर के ड्राइवर, जो आपके मतलब राइडर्स हैं, ड्राइवर नहीं राइडर्स बोला जाता है उनको। और जो आपका एनसीआरबी, इतने डेटा में नहीं पढ़ रहा है, 1-2 डेटा 3 डेटा हमको इंपॉर्टेंट लिखना है वहां पर, ठीक है ना। एनसीआरबी जो है आपका ये आपका है क्या, तो इसको 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है स्थापना की गई, ताकि जो भी आपके अपराध हैं और अपराधी हैं उनके संदर्भ में सूचना एकत्रित करना, इंफॉर्मेशन रखना, फिर उनको उनके जो अपराध है उनको साबित करने के लिए जो भी जांच करता है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं आपकी जो टीम है, उनको वहां पर हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया। अब जो एनसीआरबी है ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, तो जो नेशनल पुलिस कमीशन था आपका 1977 से 81 और जो आपकी टास्क फोर्स थी 1985 की, उनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है ना,
और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ है उसके अंतर्गत, तो उसकी रिकमेंडेशन में इसका गठन किया गया था। और ये जो है आपके एनुअल डेटा जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, सारे अपराधों से संदर्भित। इसके बाद जो है हम आज का एमसीक्यूज देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ये आपका AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम से रिलेटेड है। तो पहला ये कि आपका स्टेटमेंट जो है ऑनलाइन बिजनेस स्टिमुलेशन गेम है, ये हर साल मनाया जाता है और इसका एम जो है इंश्योर करना दैट पार्टिसिपेटिंग एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज गेट एन इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स फ्रॉम दिस इवेंट। तो बिल्कुल ठीक बात है, फिर विशेषज्ञता और कौशल के लाभ को सुनिश्चित करना है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसमें किस तरीके से जटिलता आ रही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि भैया जो नेशनल मैनेजमेंट गेम्स है ये आपका है क्या, तो इज वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट मैनेजर्स टू फेस द थ्रिल ऑफ मैनेजिंग बिजनेस इन अ कॉम्पिटिटिव मोड। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। तीसरा ये कि ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड रेप्यूटेबल आपका एनुअल इवेंट है जो बेस्ड है आपका बिजनेस मैनेजमेंट स्टिमुलेशन से, जो कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। ये भी ठीक है आपका। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स है ना, एक्सपीरियंस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रनिंग अ कंपनी बाय फोकसिंग ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड्स, कॉस्ट एनालिसिस जो होती है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग और जो प्रोडक्शन की प्लानिंग वगैरह है, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह है, वो जो है उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द अबव, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है ये नोविचोक के बारे में है, ठीक है ना। अब ये मतलब टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये आपका ये इसके बारे में स्टेटमेंट है। तो ये आपका नर्व एजेंट है नोविचोक, और इसको डेवलप किया गया था जो आपका सोवियत यूनियन है उसके द्वारा 1970 और 1980s में, ठीक है। पहला जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो नोवारिचोक जो एजेंट है ये कंसीडर किया जाता है टू बी 5 to 10 टाइम्स मोर डेडली देन अदर टॉक्सिन्स। जो भी और आपके टॉक्सिन्स हैं उससे ये इतना ज्यादा जो है वो खतरनाक होता है, विषैला होता है। नोविचोक जो है वाज यूज्ड टू गिव पॉइजन टू एलेक्जेई जो आपका नावेलिनी थे, ठीक है ना, जिसको एलेक्सेई नावेलिनी बोले थे, उनको जहर देने के लिए नोविचोक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। ये व्लादिमीर जो पुतिन है उनके आलोचक जो है ना, उनके संदर्भ में यहां लिखा गया है कि उसको यूज किया गया था, ठीक है ना। ऐसा ये अ क्रिटिक ऑफ प्रेसिडेंट जो आपके व्लादिमीर पुतिन है उनके संदर्भ में स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि भैया जो उनके मतलब क्रिटिक थे उनको जहर देने के लिए इसका यूज किया गया था। उसके बाद जो है रशिया हैज नेवर बीन बैंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, है ना। केमिकल वेपन्स में जो निषेध वाली जो नीति वगैरह होती है उसके संदर्भ में है ये। वॉसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो ओपीसी जो है वो हेग जो आपका है यहां पर लिखा हुआ है ना, टू कीप नोविचोक और इट्स कंटेंट्स विच ओवरसीज अ ट्रीटी टू बैन द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है ना। तो उसके द्वारा भी जो है इसको बैन नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो उसके संदर्भ में यहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है। और ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। कल के सीरीज में हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, रेगुलर कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग करते ही रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।